Okay, so diabetes mellitus is a group of disease that result in too much sugar in the blood. मतलब high blood glucose level is known as diabetes mellitus. It is a group of metabolic disorder. ये एक metabolic disorder है जिसमें क्या होता है, जब हमारी जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस. ब्लड ग्लूकोज तुम्हें पता है इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम खाना खाते हैं वहां से हमें मिलती है. और एक इंसुलिन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज मेड बाय द पेनक्रियास. और वो इंसुलिन करता क्या है, वो हमारे ग्लूकोज को हेल्प करता है कि हमने जो खाना खाया है उसको वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके उसको सेल्स तक पहुंचा दे ताकि वो उसको एज अ एनर्जी यूज कर ले. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज जिसमें हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. Mainly there are four types of diabetes mellitus. First is the type 1 diabetes mellitus. It is a chronic condition in which the pancreas produces little or no insulin. Type 1 diabetes mellitus में क्या होता है, जब हमारे जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में वहां से इंसुलिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, या तो फिर वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज अ कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज की प्रोसेस है बनने की, उसको ही अफेक्ट कर देती है. हमारी बॉडी से जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं हो पाता. देन नेक्स्ट कम्स टू प्री डायबिटीज. प्री डायबिटीज में क्या होता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या शुगर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सेसिवली हाई होता है, बट देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. प्री डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, बट वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता कि पेशेंट को हम डिक्लेयर कर दें कि ही इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. देन नेक्स्ट कम्स टू गेस्टेशनल डायबिटीज. गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, इसमें क्या होता है, ये उस टाइम पे हमें जब हमारी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट. मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है that is known as gestational diabetes or gestational diabetes. So there are mainly four types: type 1, type 2, pre-diabetes and gestational diabetes. Then next comes to what are the causes of diabetes mellitus. So there are so many causes of diabetes mellitus. First causes of type 1 diabetes mellitus. Causes of type 1 diabetes mellitus is unknown. Mainly हमारा कोई cause हमें पता नहीं है कि type 1 diabetes किसकी वजह से होता है, बट एक कुछ known factors हैं जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है वो हो सकता है. तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है. वो कैसे, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी वीक होगी, तो जो एबिलिटी है उसकी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने की कहीं ना कहीं वो क्या है, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वायरसेस बॉडी में करने लगेंगे. और जब वो बॉडी में एंटर करेंगे तो दे विल अटैक और डिस्ट्रॉय योर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियास. तो जब हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा तब उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे एंड दे यूज टू अटैक और डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियास. वो मेनली हमारे पेनक्रियास में जाके अफेक्ट करेंगे जहां से हमारा इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है. और अगर हमारा इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा या लिटिल अमाउंट में सिक्रीट होगा तो देयर में बी चांसेस कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज हो जाए. Then next comes to causes of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus. In pre-diabetes मैंने पहले ही बोला ब्लड शुगर लेवल जो है हाई होता है, बट वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता कि पेशेंट को हम डिक्लेयर कर दें ही इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन. मतलब अगर हमारा पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, सिक्रीट ही नहीं करेगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो शुगर है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए वो उतनी नहीं उनको मिल पाएगी. और उसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लड शुगर जब बिल्डअप होने लग जाता है ब्लड स्ट्रीम में तो उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है. अगर हम उसको ट्रीट नहीं करें प्रॉपरली तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को प्री डायबिटीज से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है.
नेक्स्ट कम्स टू कॉजेज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। कॉजेज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज में हमारे आते हैं, मेनली तुम्हें पता है जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो प्रॉपरली चलती रहे, बिकॉज मदर इज द ओनली मदर इज द पैसेज फॉर द बेबी। जो उसकी वजह से क्या होता है, जो सारा खाना, जो सारी न्यूट्रिशन है वो मदर से ही बेबी में जाती है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारी प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखता है। वो क्या करता है, हमारे सेल्स को इतना रेजिस्टेंट बना देता है थ्रू द इंसुलिन, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट बना देता है। मतलब जब हमारा इंसुलिन को सिक्रीट करेगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस उसको एक रिएक्शंस देंगे। अगर वो क्या होगा, प्रॉपर्ली जब वो रिएक्शन नहीं होता है, इंसुलिन प्रॉपर्ली एक्शन नहीं मिल पाता, तो देयर में भी क्या होगा, हमारी जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी और उसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। Then next comes to what are the risk factors for diabetes, type 1 diabetes mellitus. So first is the family history. Family history में क्या हो सकता है, अगर किसी की फैमिली में पहले से ही कोई डायबिटीज मेलाइटस का केस है तो देयर में भी चांसेस की जीन्स के थ्रू वो तुम में भी आ सकती है, नेक्स्ट जनरेशन में आ सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब अगर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहे हैं और तुम उसके एक्सेसिव एक्सपोजर में आ रहे हो तो तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। Then next comes to presence of damaging immune system, mainly तो आप कि हमारा जो इंसुलिन सिक्रीटिंग ग्लैंड है पेनक्रिया, वो क्या हो वहां पे डिस्ट्रॉय कर दें उसको या अटैक कर दें, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही ना कर पाए, उसकी वजह से भी हमें टाइप 1 जियो कुछ कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, स्वीडन जो है उनमें ज्यादा रेट्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और नेक्स्ट डायबिटीज एंड आता है, अगर कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा ओबीस है, तो अगर वो बहुत ज्यादा फैट है, ओबीस है, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा फैटी टिश्यूज जो हैं वो एकमुलेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स जो हैं हमारी इंसुलिन के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे और जिसकी वजह से डायबिटीज या फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं। देन इनएक्टिव है, क्या है, हमारी बॉडी पूरा रिक्वायरमेंट जितनी होगी उतना ले लेगा, पर जितना उसको यूज करना है एज अ एनर्जी वो यूज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे टुवर्ड द इंसुलिन और उसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं। Then next comes to family history. अगर किसी भी फैमिली में पहले से ही ये डिजीज है तो देयर में भी चांसेस कि नेक्स्ट जनरेशन में भी हो सकता है। रेस और एथनिसिटी, रेस और एथनिसिटी में क्या है, कुछ ऐसे जैसे कि ब्लैक हो गया, हिस्पैनिक हो गए, अमेरिकन इंडियन हो गए, एशियंस हो गए और अमेरिकन पीपल, ये सारे लोग जो होते हैं वो ज्यादा उसमें होते हैं कि इन लोगों को ज्यादा डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं। हिस्पैनिक इज नथिंग बट वो लोग जैसे मैक्सिकन लोग हो गए, साउथ और सेंट्रल अमेरिकन लोग हो गए, स्पेनिश लोग हो गए, तो उनको बोलते हैं हिस्पैनिक्स। तो वो अगर वो लोग हैं तो उनको भी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये डिजीज हो जाए। एज, एज में क्या है, जैसे हमारी एज जाती है वैसे वैसे डायबिटीज मेलाइटस होने रिस्क जो
जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और उस टाइम पे तुम्हारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हें क्या है, डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओडीज है, तो चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाए। कैसे, उसमें क्या होगा, हमारी जो जब भी पीसीओडीज होता है तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं या फिर सिस्ट हो जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, ओबेसिटी हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में जो है डायबिटीज के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स टू हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉर अ प्रोलॉन्गर टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, हाइपर की तरफ जा रहा है, तो जिसकी हमारी हमें जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हमारी बॉडी भी हाइपर एक्टिव स्टेट में चल जाएगी, जिसकी हो जाएगा और कहीं ना कहीं उस चीज का हमारे पेनक्रियास में भी इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी इंसुलिन को सिक्रीट कर रही है, तो उससे क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कम्स टू एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, मतलब लेस देन 200 ग्राम हमारी बॉडी में होना चाहिए, अगर नहीं है तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, एज, अगर वुमेन की एज जो है वो 25 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा है तब चांसेस हो सकते हैं। फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, अगर उस पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज है तब भी चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम उसकी डायबिटीज मेलाइटस जो है वो 2 हो जाए, या फिर वो हाइपर या तब हो सकता है। फैमिली में अगर पहले से किसी को है तब चांसेस हो सकते हैं। वेट, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बहुत ज्यादा ओबीस है, ओवर वेट है, तब उनको चांसेस हो सकते हैं कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। देन आता है रेस और एथिनिसिटी। रेस और एथिनिसिटी मोस्टली वही लोग जो ब्लैक है, हिस्पैनिक है, अमेरिकन इंडियन और एशियन अमेरिकन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट कम्स टू व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सो कॉम्प्लिकेशंस आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, वेदर इट मे बी टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज, तो देयर में भी चांसेस कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। उसमें क्या होता है, मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है तो पेशेंट को न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। देयर आर मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन व्हिच कैन अकर इफ द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट इज नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी। तो न्यूरोपैथी में क्या होगा, हमारी जो नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। नर्व जो होंगी वो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर लेवल है, एक्सेसिव लेवल ऑफ शुगर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, वो क्या है, हमारे जो नर्व्स को नरिश करती हैं वो प्रॉपर्ली उसको नरिश नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू किडनी डैमेज। किडनी डैमेज इज द नेफ्रोपैथी। मैंने पहले ही बोला, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है, साथ में उसको अंडरलाइन कंडीशंस है, तो देयर में भी चांसेस कि हमारी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाए, बॉडी ब्लड फ्लो जो है बहुत ज्यादा चला जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी किडनी में टाइनी फिल्टर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, हाई वर्कलोड यू कैन से। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को किडनी डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है आई डैमेज। रेटिनोपैथी इज आई डैमेज। क्या होता है इसमें, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई शुगर लेवल हो जाता है तो वो क्या करता है, जो हमारे रेटिना के ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से मोस्टली पेशेंट को या तो डिप्लोपिया हो जाता है, या फिर कैटरैक्ट, या फिर पेशेंट को ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस रहते हैं।
ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटिक फुट जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में इजीली हमने देखने को मिलती है इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग दैट प्रॉपरली। तो फुट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें क्या होता है जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है हमारे फुट में, क्योंकि उनको क्या है प्रॉपर ब्लड फ्लो वहां पे नहीं हो रहा, जिस वजह से वो हमारी जो फुट की नर्व्स हैं वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे नरिशमेंट नहीं होगा और पुअर ब्लड फ्लो की वजह से वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स टू स्किन कंडीशंस। स्किन कंडीशंस में क्या है, मेनली हमारी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मेनली ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को होता है। क्यों? बिकॉज अगर कोई पेशेंट है उसमें क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिसकी वजह से इजिली कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो मेनली हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होने के चांसेस रहते हैं उन लोगों में। ये मोस्टली सभी लोगों में नहीं होता जिनका डायबिटीज बहुत ज्यादा हाइपर स्टेट में है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती हैं। एल्जीमर डिजीज। एल्जीमर डिजीज में क्या होता है हमारा, अल्जीमर डिजीज में पेशेंट को क्या है, अगर हमारा जो ब्लड कंट्रोल है या ब्लड शुगर लेवल है हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया है, प्रॉपरली हम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को अल्जीमर्स डिजीज भी हो जाए। एल्जीमस डिजीज हो जाएगा पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट में, जो उसकी प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में उसकी जो ब्रेन है वो क्या है श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डाई होने लग जाएंगे। मतलब ब्रेन सेल्स की अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी और हमारा ब्रेन जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। तो it is a most common cause of dementia, you can say Alzheimer's disease. Then patient को डिप्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं if he or she is having type 1 or type 2 diabetes mellitus. कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इन योर बेबी कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड शुगर होता है तो देयर में भी चांसेस कि उसको बेबी को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, विच इंक्लूड एक्सेसिव ग्रोथ। जो हमारा ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हमारी बॉडी में बन रहा है तो वो क्या करेगा, हमारे बेबीज के पेनक्रियास को बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से जो बेबी की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया। और अगर हमारा बेबी जो है बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करेगा तो उसके लिए हमें सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी इज इम्पॉसिबल। लो ब्लड शुगर, समटाइम क्या होता है, अगर बेबीज जो है मदर जो है उसको जेस्टेशनल डेवलप में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो उस में क्या होगा, जो इंसुलिन प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को या बेबी को ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो बेबी होगा उसका जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ, पेशेंट मदर्स बेबीज जो हैं उनको चांसेस होते हैं कि जो मदर अगर उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज वाली है तो उनको बाद में टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। डेथ, untreated gestational diabetes can result in baby death either before or shortly after death. जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज है देयर में भी चांसेस कि उनके बच्चों की डेथ हो सकती है जस्ट बिफोर द डिलीवरी और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। क्या प्रॉब्लम है, प्रेशर हो जाता है और उससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है मेरी हमारी एंकल्स में और फीट में।
अगर पेशेंट को प्री एक्लैम्पसिया हो गया है, देयर में भी चांसेस कि मदर को प्री एक्लैम्पसिया हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मदर होगी उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और क्या होगा उसमें जो यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट है वो भी एक्सेस में आ जाएगा, और उसके स्वेलिंग शुरू हो जाती है उसके एंकल्स और उसकी फीट में। Then next comes to subsequent gestational diabetes. Once you had gestational diabetes in one pregnancy, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर तुम्हारा फर्स्ट डिलीवरी है तो देयर में भी चांसेस कि तुम्हारा जो दूसरा, अगर तुम्हारी डिलीवरी होती है सेकंड टाइम, तो उसमें भी चांस हो जाता है कि तुम्हारी जो उस टाइम पे भी तुम्हें चांसेस होते हैं कि तुम्हें डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है उस टाइम पे भी। Then next comes to हम prevent कैसे कर सकते हैं। First of all, if the patient or the mother is having diabetes mellitus, तो हमें उनको क्या बोलना है कि हेल्दी फूड जो है उनको प्रॉपरली अपनी डाइट में लेने हैं। अगर वो हेल्दी फूड नहीं लेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर चांसेस हो सकते हैं कि टाइप 1 से टाइप 2 में भी हो सकता है और प्री भी हो सकता है। गेट मोर फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई पेशेंट या मदर जो है फिजिकली इनएक्टिव है तो देयर में भी चांसेस कि उनको तो चांसेस होते ही होते हैं कि डायबिटीज होना है। तो इसलिए वी हैव टू एनकरेज और वी हैव टू एंश्योर दैट द पेशेंट शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज। अगर वो सीवियर और मॉडरेट नहीं करना चाहता है तब भी उनको माइल्ड एक्टिविटीज हमें उनको करवानी है। लूज एक्सेस पाउंड्स, अगर उनका वेट, अगर इफ द पेशेंट इज ओबीज, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, ओबीज है पेशेंट, तो हमें उनको क्या बोलना है कि उनको अपना वेट जो है वो लूज करना है। और वो लूज कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू टेल द पेशेंट टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस इफ पॉसिबल फॉर द पेशेंट। देन नेक्स्ट कम्स टू डायग्नोसिस, कि हम पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे कि उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है। सो फर्स्ट हम करते हैं HA1C टेस्ट। HA1C टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं 3 मंथ्स की शुगर लेवल जो है वो चेक करते हैं ऑन एन एवरेज लेके। परसेंटेज में वी कैन सी 10 से उसमें रेटिंग होती है, और अगर हमारा लेवल जो है 6.5 और हायर आए तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है कुछ उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, मतलब माइल्ड कंट्रोल है, मॉडरेट कंट्रोल है और सीवियर है, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर जो है तो 6.5 और हायर होगा ऑन 2 सेपरेट टेस्ट इंडिकेट दैट यू हैव डायबिटीज। अगर 6.5 और हायर होगा इसका मतलब तुम्हें डायबिटीज है। बिटवीन 5.7 टू 6.4 होगा इसका मतलब तुम्हें प्री डायबिटीज है, मतलब तुम्हारा ग्लूकोज लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है बट वो इतना हाई नहीं है कि तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सके। बिलो 5.7 होगा तो इट्स कंसीडर्ड एज नॉर्मल, मतलब 5.7 से कम है तो तुमने अपना ग्लूकोज को अच्छे से कंट्रोल किया, अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया है। तो फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा HA1C टेस्ट होता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम और फास्टिंग, जिसमें फास्टिंग जो होता है वो बिना खाए हम सुबह करते हैं, जिसमें नॉर्मल लेवल होता है 70 to 110 mg/dl, और रैंडम जो होता है वो हम करते हैं खाना खाने के बाद, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 110 to 140 mg/dl। अगर इन वैल्यूज में ऑल्ट्रेशंस आ रही है, अगर उससे कम हो रहा है मींस हाइपो, अगर उससे ज्यादा हो रहा है मींस हाइपरग्लाइसीमिया। देन विल डू ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, ओवरनाइट पेशेंट को फास्ट कराते हैं, और इसमें उसके बाद जब मॉर्निंग सुबह होती है, रात के बाद जो सुबह होती है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर जो है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को क्या है, शुगर लिक्विड पीने को देते हैं, जैसे काइंड ऑफ ग्लूकोज एक गिलास में हम पूरा पैकेट डाल के उसको पीने को बोलेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट 2 आवर्स के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज में हम क्या कर सकते हैं, प्रीनेटल विजिट के लिए हम मदर को बोल सकते हैं, जिसमें वो ही ब्लड टेस्ट करके ही हम पेशेंट को पता लगा सकते हैं।
इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, इसमें क्या होता है, चैलेंज टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये मोस्टली हर वुमेन के साथ होता है, उनको एक सिरप पीने को दिया जाता है ग्लूकोज सोल्यूशन का। 1 आवर लेटर उसको क्या किया जाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है मेजर किया जाता है, और उस ब्लड शुगर के लेवल को मेजर करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को शुगर है या फिर नहीं है। फॉलो अप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फॉलो अप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओवरनाइट करके उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करेंगे। अगर हमें लगता है कि कुछ उसकी जो कंसंट्रेशन है थोड़ी बहुत ज्यादा हायर आ रही है, तो हम उसको दोबारा से वो टेस्ट करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट कम्स टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में वही आ गया हेल्दी ईटिंग, पेशेंट को हम अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने के लिए बोलेंगे जो शुगरी नहीं होते हैं या जिनसे शुगर कंटेंट कम होता है, वो शुगर लेने के लिए वो हम उनको वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, न्यूट्रिशियस डाइट लेने के लिए बोलेंगे। हम उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोल सकते हैं, अगर वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलना है। ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से मॉनिटर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर। इफ यू हैव ग्लूकोमीटर यू हैव टू चेक ट्वाइस और थ्राइस अ शुगर लेवल, अगर किसी को बहुत ज्यादा है। इंसुलिन, ऑब्वियस है अगर किसी पेशेंट को हाइपरग्लिसीमिया है और वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी विल डू, विल गिव इंसुलिन टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, हम उन पेशेंट को इंसुलिन भी दे सकते हैं। ओरल और अदर मेडिकेशन, शुगर के लिए मेनली जो हम मेडिकेशन देते हैं दैट इज मेटफॉर्मिन और ग्लूमेटेजा, ये फोर्टामेट, ये मेडिकेशंस होती हैं। मेटफॉर्मिन इज द जनरल नेम जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को वी आर नॉट एबल टू ट्रीट विद द medications, तो what we will do, will go for transplantation, pancreas का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, that will be the last option for the patient। पर मेनली डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कोई ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं चाहता है, मेनली उसमें इंसुलिन से ही हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है, बैरियाट्रिक सर्जरी जो है एक गैस्ट्रिक बाईपास होता है जिसमें 2 वेज में हम करते हैं। ओपन सर्जरी में क्या करते हैं, हमारी जो बेली होती है या स्टमक होता है उसमें कट लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लेप्रोस्कोपी। विद द हेल्प ऑफ लाइप्रोस्कोप हम क्या करते हैं, ये सर्जरी करते हैं पेशेंट में। ऑल्दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली कंसीडर्ड अ ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज, पीपल विद टाइप 2 who are obese and have a body mass index, people who have undergone gastric bypass have seen significant improvement in their blood sugar level. However, this procedure long term risk and benefit for type 2 diabetes are yet known। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, या तो ओपन सर्जरी करते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप हम सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी होती है, हमारे स्टमक को ओपन करके हम सर्जरी करते हैं टू विजुअलाइज द और टू मेक अ बाईपास इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और अदर ऑर्गन्स, या फिर हम विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप ये प्रोसीजर करते हैं। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही बाईपास सर्जरी हुई है तो चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर किसी को लेप्रोस्कोपी हुई है तो भी वहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इम्प्रूवमेंट वहां पे हो सकती है।